हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं हूं विजेंद्र वर्मा और एक बार फिर से सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे 10th क्लास साइंस चैप्टर नंबर 2। हमने पाचन तंत्र पढ़ा और मुझे आशा है कि आपने पाचन तंत्र अच्छी तरह से पढ़ा होगा। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र की बात करने वाले हैं। देखिए श्वसन तंत्र में सबसे पहले हमने पाचन तंत्र में भी चर्चा की थी कि हमारा जो शरीर है वो बना हुआ है कोशिकाओं से। कोशिका किसे कहते हैं? शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और शरीर की कोशिकाओं को कार्य करने के लिए, विभिन्न कार्यों का संपादन करने के लिए, कार्य करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। शाबाश बताना, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा हमें कहां से मिलती है? ये ऊर्जा कहां से मिलती है? जब भोजन से। और ये ऊर्जा हमें खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से मिलती है। ये ऊर्जा हमें खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से मिलती है। और ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो ऑक्सीकरण के लिए किसकी आवश्यकता होगी? ऑक्सीजन की। तो शरीर के अंदर अपने को क्या लेना पड़ेगा? ऑक्सीजन। ठीक है। जब ऑक्सीकरण होता है भोजन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो एटीपी का निर्माण होता है। और एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एटीपी ऊर्जा की इकाई है, ऊर्जा की मुद्रा है। और साथ में ही CO2 मुक्त होती है, जो हानिकारक होती है। और इसको शरीर से उत्सर्जित करना आवश्यक है। और हमें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन को तो शरीर के अंदर प्रवेश करना होता है, लेना होता है। और CO2 को शरीर से बाहर उत्सर्जित करना होता है। उत्सर्जित करना बहुत जरूरी है। अब देखो हम बात करते हैं इसकी। जब हम भोजन लेते हैं, भोजन खाते हैं, तो उसका अपघटन हो जाता है, पाचन हो जाता है। और वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में हमने पढ़ा था कि छोटी आंत का ग्रहणी के नेक्स्ट बार कौन सा था? अग्रछुदांतर की बात करें तो वहां से केवल अवशोषण होता है। और अवशोषित भोजन रक्त के माध्यम से कहां पहुंचता है? ऊतकों और अंगों तक पहुंचता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट ऊतकों और अंगों में होता है। और ये रक्त इस ऑक्सीजन को लेके जाता है। तो ऑक्सीजन इस कार्बोहाइड्रेट के साथ रिएक्शन करके, यानी कि ये क्या है? खाद्य पदार्थ। और खाद्य पदार्थ का ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है? ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण होता है तो बनता है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP। CO2 को शरीर से बाहर उत्सर्जित करना अनिवार्य है, जरूरी है, क्योंकि ये हानिकारक गैस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अब ये CO2 ले जाने का काम कौन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड वापस लाने का काम कौन करता है? तो ये ऑक्सीजन ले जाने का काम कौन करता है? तो देखिए रक्त जो है परिसंचरण का कार्य कौन करता है? रक्त करता है। रक्त में होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। ये पढ़ा भी होगा आपने। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। और ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके और ये बना लेता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना लेता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन।
रक्त इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन को कहां ले जाता है, अंगों और ऊतकों तक पहुंचाने का काम करता है, ये ऑक्सीजन पहुंचा देता है। और वहां हुए ऑक्सीकरण के बावजूद जो CO2 उत्पन्न होती है उसको अपने आप में संभाल करके घोल करके और वापस बाहर उत्सर्जित कर देता है। ठीक है, तो इस क्रिया में, इस श्वसन क्रिया में जो अपना महत्वपूर्ण अंग है, श्वसनांग है, वो कौन है, फेफड़े। अभी हम पढ़ेंगे जब श्वसन तंत्र की अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे श्वसन की। देखिए तो एक बार फिर से देखना, हमारा शरीर कोशिकाओं से बना होता है और कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा खाद्य पदार्थ के ऑक्सीकरण से मिलती है और ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। जब ऑक्सीकरण होता है खाद्य पदार्थ का तो एटीपी और CO2, एटीपी ऊर्जा की इकाई है, मुद्रा है, ठीक है, ये एटीपी, और ये जो CO2 बनती है हानिकारक है, इसको शरीर से उत्सर्जित करना जरूरी होता है। और कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण कैसे होता है, कार्बोहाइड्रेट जैसे हमने भोजन खाया और भोजन खाने के बाद उसका पाचन होता है, हमने पढ़ा था ग्रहणी के बाद अगर क्षुधांतर और क्षुधांतर जो होते हैं उनमें केवल अवशोषण होता है और अवशोषित भोजन रक्त के माध्यम से कहां चला जाता है, अंगों में, और ये ऑक्सीजन लेके ऑक्सीजन को भी रक्त सप्लाई करता है, आदान प्रदान करने का काम कौन करता है, रक्त ही करता है। और जैसे ही ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट रिएक्शन करते हैं यानी ऑक्सीकरण होता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एटीपी। और ये एटीपी ही हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है, हम दैनिक जीवन में काम कर पाते हैं, किस वजह से, इस एटीपी की वजह से ही हम काम कर पाते हैं। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं तो ये हमने पढ़ा। अतः कह सकते हैं कि गैसों के विनिमय की क्रिया जो वातावरण, रक्त और कोशिकाओं के मध्य होती है क्या कहलाता है, श्वसन का। क्या कहते हैं इसको, श्वसन कहते हैं। देखिए गैसों के विनिमय की क्रिया गैसों के विनिमय की क्रिया जो वातावरण, रक्त और कोशिकाओं के मध्य होती है श्वसन। श्वसन क्या होता है, या श्वसन वो बना लिखेंगे, श्वसन क्या है। गैसों का विनिमय अभी हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है इसमें कि गैसें जैसे ही हम नासिका द्वारा श्वास वायु लेते हैं तो ये नासिका ग्रसनी, मुख ग्रसनी, ग्रसनी श्वास नली और श्वास नली से श्वसनी और श्वसनी से फेफड़ों में जाती है और फेफड़ों में होती है कूपिका और कूपिका के चारों ओर रक्त नलिकाओं का जाल होता है। तो यानी कि फेफड़ों में अब जब अपने वायु ली है तो किसका ज्यादा अधिक होता है, सांद्रता किसकी ज्यादा होती है, ये होती है ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन यानी कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता के विसरण द्वारा फेफड़े से रक्त में प्रवाहित हो जाती है, रक्त में। और रक्त में कौन होता है, हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन के साथ तुरंत गति से रिएक्शन करके ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बनाता है और तुरंत इसको कहां पहुंचा देता है, शरीर में पहुंचा देता है, ऊतकों और अंगों तक पहुंचा देता है। और फिर वहां ऑक्सीकरण होता है, तो वहां सांद्रता किसकी ज्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की। फिर विसरण द्वारा संतुलित होती है और वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है वापस हम शरीर से बाहर विसर्जित कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। ठीक है, तो गैसों के विनिमय की क्रिया जो वातावरण,
रक्त तथा कोशिकाओं के मध्य होती है, इसे ही अपन क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। अब बात करते हैं अपन मानव श्वसन तंत्र की। मानव श्वसन तंत्र में कौन कौन से काम है, ठीक है। देखिए मानव श्वसन तंत्र, मैंने डायग्राम जो इसलिए बनाया है पहले कि आपको समझ में आ जाए। देखिए मानव श्वसन तंत्र को मुख्यतः 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भाग। कौन कौन से हैं? देखिए नंबर 1 की बात करता हूं मैं, तो ये आता है ऊपरी श्वसन तंत्र, और दूसरा जो है वो है निचला श्वसन तंत्र, और थर्ड है श्वसन मांसपेशियां। ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और मांसपेशी। अब हम बात करते हैं ऊपरी श्वसन, एक बार इनके खंडों की बात कर लेते हैं, कितने भागों में इनको बांटा गया है। देखो इसकी बात करें तो ऊपरी श्वसन तंत्र में आता है नासिका, ठीक है, नासिका। और नासिका के बाद क्योंकि अपन द्वितीय अंग है मुख, मुख तीसरी जाता है। फिर आती है ग्रसनी, क्या आती है? ग्रसनी। और ग्रसनी के बाद में श्वसन यंत्र आता है, लैरिंक्स। तो इसमें आता है मुख, सॉरी नासिका, मुख, ग्रसनी और श्वसन यंत्र। इसको लैरिंक्स भी बोलते हैं, नीचे लिख देता हूं, लैरिंक्स, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं अपन निचले श्वसन तंत्र की। निचले श्वसन तंत्र में यहां तक तो अपन आ गए, नासिका, मुख, ग्रसनी, श्वसन यंत्र, यहां तक आ। उसके बाद में आते हैं ये इसको क्या बोलते हैं? श्वास नली। तो इसमें आता है श्वास नली। श्वास नली आगे जाके वक्ष में जाकर 2 भागों में बढ़ जाती है। दोनों भागों क्या कहते हैं? श्वसन। और श्वसनी आगे जाकर छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है, तो श्वसनी और श्वसनिका। और नेक्स्ट बात करते हैं अपन, लास्ट जो अंग है वो है फेफड़े, ठीक है। तो ये इस प्रकार हमने इस मानव श्वसन तंत्र को 3 भागों में बांटा है, ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशियां। देखो मांसपेशियां जैसे अपन श्वसन लेते हैं, छोड़ते हैं, तो ये अपनी वक्ष गुहा की जो मांसपेशियां हैं इनमें संकुचन संतुलन होता है। तो ये जब इसमें पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, इसमें कोई भाग नहीं है। तो अब बात करते हैं ऊपरी श्वसन तंत्र। देखो ऊपरी श्वसन तंत्र में आता है नासिका, मुख, ग्रसनी और श्वसन यंत्र। इसमें आता है श्वास नली, श्वसनी और श्वसनी, और लास्ट क्या है? फेफड़े, ठीक है। तो अब अपन एक एक की बात करते हैं। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो इनका तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन नासिका। इसकी नासिका को अच्छी तरह से समझना। नासिका कौन नहीं जानता? सब जानता है, नाक, ठीक है। देखो यह एक पहला अंग है श्वसन तंत्र का,
याद रखना, श्वसन तंत्र का पहला अंग कौन है? नासिका। नासिका श्वसन तंत्र का पहला अंग है, ठीक है। और एक जोड़ी, यह एक जोड़ी छिद्र समान संरचना, जिनको क्या कहते हैं? एक जोड़ी, ये जो छिद्र है इसको क्या कहते हैं? नासाद्वार। ये एक जोड़ी छिद्र समान संरचना नासाद्वार से शुरू होता है, और ये नासाद्वार एक बड़ी गुहा में खुलते हैं। इस बड़ी गुहा को क्या कहते हैं? ये जो बड़ी गुहा है इसको क्या कहेंगे? नासाद्वार। नासाद्वार एक बड़ी गुहा में खुलते हैं, जिसको क्या कहते हैं? नासा गुहा, ठीक है। और ये जो गुहा है ये एक पतली हड्डी और झिल्ली द्वारा दो भागों में बटी। इसको दो भागों में कौन बांटता है? हड्डी, ये हड्डी है, ये पतली हड्डी, और श्लेष्मा झिल्ली, ये झिल्ली द्वारा, पतली झिल्ली द्वारा दो भागों में विभक्त होती है। और नासिका गुहा का पिछला, पीछे की नासिका गुहा का पिछला भाग जो है वो किससे जुड़ा होता है? नासा ग्रसनी द्वारा। हमने 3 प्रकार की ग्रसनी पढ़ी थी, ध्यान रखो। कौन कौन सी 3 ग्रसनी कौन कौन सी है? एक तो है नासा ग्रसनी, ये अभी भी पढ़ेंगे फिर से। मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी, 3 ग्रसनी। नासिका प्रमुख अंग है, नासाद्वार के रूप में बाहर खुलते हैं, और ये नासाद्वार एक बड़ी गुहा में खुलते हैं, और गुहा के बीच एक पट होता है, एक हड्डी होती है जिसके कारण एक 2 भागों में बना, और इसका इस गुहा का पृष्ठ भाग जो है वो किसमें खुलता है? नासा ग्रसनी, ठीक है। अब नासा गुहा में रोम और श्लेष्मा झिल्ली होती है, रोम होते हैं और एक पतली झिल्ली होती है जिसको अपन कहते हैं श्लेष्मा झिल्ली। जैसे ही अपन श्वास वायु लेते हैं तो श्वास वायु में धूल मिट्टी के कण, परागकण, फफूंद, ये बहुत सारे अपने श्वास में साथ चले जाते हैं, वायु के साथ चले जाते हैं। तो इनको रोम जो है, बाल जो पाए जाते हैं नासा गुहा में, वो इनको रोक लेते हैं, ठीक है ना। और केवल शुद्ध वायु ही, केवल शुद्ध वायु ही फेफड़ों तक पहुंच पाती है, फेफड़ों में प्रवेश करती है। समझ में आया ना? तो नेक्स्ट बात अपन करते हैं मुख की। देखिए, मुख श्वसन तंत्र का द्वितीय अंग है। कौन सा अंग है? श्वसन तंत्र का द्वितीय अंग कौन कहलाता है? मुख। क्यों कहलाता है? देखो, हम मुख से भी विशेष परिस्थितियों में मुख से भी श्वसन क्रिया कर सकते हैं, मुख से भी श्वास ले सकते हैं। अगर नाक आम नहीं करने पड़े, ठीक है, तो अपन किससे सांस लेंगे? मुख से। लेकिन मुख से लिया हुआ जो श्वास वायु है वो नासिका से ली हुई श्वास वायु की तुलना में शुद्ध कम होती है, शुद्ध नहीं होती है। शुद्ध तो कौन सी होती है? नासिका से ली गई श्वास वायु ये शुद्ध होती है। क्यों? कारण अभी अपने पढ़ा, क्योंकि नासिका गुहा में रोम और श्लेष्मा होता है, तो धूल मिट्टी को कण को चिपका कर रख लेते हैं, ठीक है, बाकी शुद्ध वायु जाती जाती है। लेकिन अब मुख से ली हुई वायु जो भी अपन जाता है वो सीधा फेफड़ों में जाता है। इसलिए श्वसन क्रिया हमेशा किससे करनी चाहिए? नाक से ही करनी चाहिए, नासिका से ही करनी चाहिए। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। देखिए नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं ग्रसनी, ठीक है। मुख देखो, मुख में भी ग्रसनी होती है, अभी बढ़ेंगे धीरे धीरे। मुख में भी ये मुख जो गुहा है वो किसमें खुलती है? मुख ग्रसनी, क्योंकि ये ग्रसनी में पढ़ने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ग्रसनी। देखिए, ये जो 3rd नंबर है ग्रसनी, ये ग्रसनी एक चिमनी समान संरचना होती है, चिमनी के समान। किसके समान होती है? चिमनी समान संरचना होती है। इस चिमनी समान संरचना को कहते हैं ग्रसनी।
क्या कहते हैं, ग्रसनी। और ये कहां से शुरू होती है पता है क्या, ये नासिका गुहा, ये नासिका गुहा, नासिका गुहा के पृष्ठ भाग, पिछले भाग से, पृष्ठ भाग से शुरू होकर के और ये कहां तक होती है, क्योंकि ये आहार नाली होती है, इसके साथ में आहार नाली होती है। पाचन तंत्र के ध्यान रखना, कई बार मैंने ये देखा है कि कई स्टूडेंट क्या करते हैं, पाचन तंत्र ऊपर बना लेते हैं और पोषण तंत्र नीचे बना लेते हैं, ऐसा ना करें, ठीक है ना। तो ये नीचे होता है पाचन तंत्र, ये डायफ्राम है, ये डायफ्राम भी उपयोगी है श्वसन के लिए, हमें बाद में बात करेंगे, अपन भविष्य में पढ़ेंगे श्वसन मास, ठीक है। तो ये नासिका गुहा के पृष्ठ भाग से आहार नली के ऊपरी भाग तक फैली होती है, ठीक है। अब देखो हमने पढ़ा भी है पहले कि ग्रसनी 3 भागों में, ग्रसनी 3 प्रकार की है। कितने प्रकार की होती है ग्रसनी, 3 प्रकार की। नासिका की ग्रसनी क्या कहलाती है, नासिका जिसमें खुलता है, नासिका ग्रसनी में, और मुख गुहा जिसमें खुलती है वो कहलाती है मुख ग्रसनी में, और कंठ ग्रसनी, 3 ग्रसनी है, मुख ग्रसनी, नासा ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। मैंने एक बार पहले भी समझाया था आपको कि आपने सुना होगा ENT, है ना, डॉक्टर होता है, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ। तो नाक कान गला, आप नाक में दवाई डाल के देखना नहीं आता है उसमें, ठीक है, नाक में डाला, कान में डाल के देखना, आंख में डाल के देखना। तो नाक कान गला, ईयर आई नोज थ्रोट, इन सब का एक ही यहाँ ग्रसनी, ठीक है ना। तो 3 प्रकार की होती है ग्रसनी, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। अब देखिए बात करते हैं इसी की अपन ग्रसनी की। तो वायु नासिका गुहा, ये नासा द्वार से नासिका गुहा, नासिका गुहा से गुजरने के पश्चात, नासिका गुहा से गुजरने के पश्चात किसमें जाती है, नासिका गुहा से गुजरने के पश्चात किसमें जाती है, बोलो किसमें जाती है, नासा ग्रसनी में। किसमें जाती है, नासा ग्रसनी में। और नासा ग्रसनी से ये मुख ग्रसनी में प्रविष्ट होती है, ये है मुख ग्रसनी। भाई ये देखो, ये नासिका है तो अपन इसको कहते हैं नासा ग्रसनी, और नासा ग्रसनी के बाद में ये मुख ग्रसनी, क्योंकि ग्रसनी यही है सर, तो इसको कहेंगे मुख ग्रसनी। तो ये वायु कहां पहुंचती है, देखो नासिका से ली हुई वायु नासा द्वार से नासा गुहा में, और नासा गुहा किसमें खुलती है, नासा ग्रसनी में, और नासा ग्रसनी कहां होती है लास्ट में, मुख ग्रसनी में। लेकिन मुख से ली गई सीधी वायु, मुख से ली गई वायु तो सीधी कहां जाती है, मुख ग्रसनी में ही प्रविष्ट होती है। अगर अपन मुख से लेके श्वास तो सीधे मुख ग्रसनी में ही जाती है। और जहां से ये कंठ ग्रसनी से होते हुए, जहां से कहा सुनना इसको आराम से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से कंठ ग्रसनी से होते, देखो नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी से होते हुए एपिग्लोटस की सहायता से, किसकी सहायता से, एपिग्लोटस। एपिग्लोटस हमने पहले ही पढ़ा था, इसमें चैप्टर पार्ट 1 में पढ़ा था। ये जो एपिग्लोटस है, ये एपिग्लोटस क्या करता है, ये एपिग्लोटस क्या करता है बोलिए, ये एपिग्लोटस वायु को श्वास नली में और भोजन को आहार नली में जाने देता है। ऐसा नहीं होता कभी भी कि भोजन चला जाए श्वास नली में और श्वास चली जाए आहार नली में, ऐसा कभी नहीं होता। तो ये जो कंठ ग्रसनी से होते हुए, मुख ग्रसनी से कहा जाती है वायु, कंठ ग्रसनी से होते हुए एपिग्लोटस की सहायता से स्वरी यंत्र में। अब कहां पहुंच गई वायु, स्वरी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन स्वरी यंत्र। देखिए स्वरी यंत्र, यह है कंठ ग्रसनी, ये है स्वरी यंत्र। ये देखो, ये इसको स्वरी यंत्र है। ये पुरुषों में थोड़ा
भी बाहर निकला हुआ होता है कंठ, लेकिन महिलाओं में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। लेरिंग्स, लेरिंग्स तो ये बाहर निकला हुआ होता है, जिसके कारण महिलाओं की आवाज पतली होती है, सुरीली होती है, ठीक है। तो यह कंठ, देखो ये क्या करता है, इसको आराम से सुनना, यह कंठ ग्रसनी, ये जो ग्रसनी यहाँ पे ये कंठ ग्रसनी और श्वास नली को जोड़ने वाली संरचना, ये बीच में है, तो ये किसको जोड़ती है, कंठ ग्रसनी, ये कंठ ग्रसनी, ठीक है, और श्वास नली को जोड़ने वाली संरचना को क्या कहते हैं, स्वरयंत्र। कौन जोड़ता है, कंठ ग्रसनी और श्वास नली को, स्वरयंत्र जोड़ता है। अब इस स्वरयंत्र में, ये जो स्वरयंत्र है ये किसका बना होता है, उपास्थि का बना होता है। और उपास्थि क्या होती है, देखो सुनना, उपास्थि ऐसी हड्डी जिसको आसानी से मोड़ा जा सकता है, उसको क्या कहते हैं, उपास्थि। जैसे अपने कान की हड्डी है ना, इसको आसानी से मोड़ा जा सकता है और इसको क्या कहते हैं, उपास्थि। तो ये 9 प्रकार की, ये जो संरचना है स्वरयंत्र, ये 9 प्रकार की उपास्थि से मिलकर बना होता है। ये याद रखना, कितनी उपास्थि से, 9 प्रकार की उपास्थि। ये 9 प्रकार की उपास्थि से मिलकर बना होता है। और भोजन निगलते समय, ध्यान से सुनना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भोजन निगलते समय एपिग्लोटस, अभी तो बना, एपिग्लोटस इस स्वरयंत्र को ढक लेता है। एपिग्लोटस इस स्वरयंत्र के आवरण के रूप में कार्य करता है, जिससे भोजन स्वरयंत्र में प्रवेश ना हो सके, यानी भोजन को स्वरयंत्र में प्रवेश करने से रोकता है। कौन, एपिग्लोटस। एपिग्लोटस इसको चारों ओर से ढक लेता है। जब अपन भोजन निकालते हैं तो एपिग्लोटस इसको चारों ओर से ढक लेता है और भोजन को इस स्वरयंत्र में प्रवेश होने से रोकता है, ठीक है। एक देखो, स्वरयंत्र में स्वररज्जु नामक विशेष रचना होती है। स्वरयंत्र में क्या होती है, स्वररज्जु, एक नाम, स्वररज्जु। स्वरयंत्र में स्वररज्जु नामक एक नाम की एक विशेष संरचना होती है, स्वररज्जु, जो एक श्लेष्मा झिल्ली के समान होती है। श्लेष्मा झिल्ली समान संरचना होती है, पतली, जो हवा के बहाव से उसमें क्या होता है, कंपन उत्पन्न होता है। जैसे अपन एक धागा अपने दोनों ओर से कस के और उसमें थोड़ा सा खींच के छोड़ दे तो उसमें क्या उत्पन्न होता है, कंपन, और कंपन के कारण क्या उत्पन्न होती है, ध्वनि। तो उसमें हवा के बहाव से कंपन पैदा होता है और अलग अलग तरह की ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। इसलिए हम बोल पाते हैं कि हमारा जो कंठ है इसमें कंपन की वजह से ही हमारी अलग अलग प्रकार के स्वर व्यंजन बोल पाते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा ऊपरी श्वसन तंत्र। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं निचला श्वसन तंत्र। देखिए, निचले श्वसन तंत्र में कौन कौन आते हैं, श्वास नली, श्वसनी और श्वसनिका और फेफड़े, ठीक है। अब बात करते हैं हम श्वास नली। कोई प्रॉब्लम हो तो अवश्य बताना। अगर देखो ये समझाया जा सकता है, लिखेंगे तो बहुत सारा टाइम लगता है, इसलिए आप कोई प्रॉब्लम हो एक बार ये YouTube पे हमेशा मिलेंगे आपको, ये डिलीट नहीं होंगे, ये हमेशा मिलेंगे। आप एक बार नहीं, इनको बार बार रिवाइज कर सकते हैं, बार बार देख सकते हैं और बार बार इनको जब सुनेंगे तो आपको पूरी चीजें याद हो जाएंगी अच्छी तरह से, ठीक है। और जो मैं बोल रहा हूं यही लिखना है। अगर आप नोट्स बनाते हैं तो इसी प्रकार आप उनको लिखते रहें, ठीक है। बात करते हैं अपने श्वास नली की। तो देखिए, श्वास नली ये जो कंठ है, ये ग्रसनी, कंठ ग्रसनी और श्वास नली को जोड़ता है। तो ये श्वास नली एक लंबी नली होती है। कैसे नली होती है, एक लंबी नली होती है जो लगभग 5 इंच लंबी होती है, या आप यूं कह सकते हैं यह लगभग 5 होती है, जो सी आकार के, कैसे आकार के, सी आकृति के, इसमें हम कहते हैं सी आकृति के उपास्थि में छन्नों की बनी होती है। उपास्थि अभी जो
में छल्लों से बनी होती है। ये सी आकृति जैसे छल्ले होते हैं। अब ये सी आकृति के जो छल्ले हैं वो क्या करता है, इसको चिपकने से रोकते हैं। ये बनाई ना, तो ऐसे है ये। तो सी आकृति के छल्ले इसको चिपकने से क्या करते हैं, रोकते हैं और इसको हमेशा खुले रखते हैं, यानी कि पिचक ना जाए, चिपक ना जाए, इसलिए इसको ये सी आकृति से बनी होती है और इसको हमेशा खुले रखते हैं। ये कहां से कहां तक होती है लोग, ये फैली होती है गर्दन से, यहां से मतलब गर्दन से वक्ष की। तो ये वक्ष देखो, गर्दन से वक्ष गुहा तक पहुंचाती है किसको, श्वास, श्वास नली, श्वास को गर्दन से वक्ष गुहा तक, वक्ष स्थल तक पहुंचाती है। और वक्ष गुहा में जाने के बाद देखो ये यहाँ वक्ष गुहा तक पहुंचाती है यहाँ तक, और वक्ष गुहा में जाने के बाद ये दो भागों में विभक्त हो जाती है, दो भागों में बढ़ जाती है। और ये दो भाग जो बनते हैं, ये प्रत्येक भाग अपनी ओर के फेफड़े में चला जाता है, एक दाएं फेफड़े में और एक बाएं फेफड़े में। ठीक है, ये श्वास नली जो है ये वक्ष स्थल में जाकर, वक्ष गुहा में जाकर दो भागों में विभक्त हो जाती है, एक दायां भाग और एक बायां भाग। ठीक है, इन दाएं और इन बाएं भाग को अपन कहते हैं प्राथमिक श्वसनी। क्या कहते हैं को, प्राथमिक श्वसनी कहते हैं। और श्वास नली की उपकला की श्लेष्मा का स्राव करती है। देखो इस श्वास नली की उपकला की किसका स्राव करती है, श्लेष्मा का। तो ये श्लेष्मा क्या करता है, देखो जो श्वास नली के साथ आने वाली वायु को शुद्ध करके कहां पहुंचाता है, फेफड़ों में। देखो फिर भी अगर कुछ ऐसे कुछ सूक्ष्म कर रह जाते हैं तो चिपकते रह जाते हैं कहां, श्वास नली में, और केवल शुद्ध वायु ही कहां जा पाती है, फेफड़ों में। ठीक है, तो ये दो थी सी आकृति की नलिका की संरचना जो होती है श्वास नली। अब बात करते हैं अपन श्वसनी और श्वसनी का। ये जो प्राथमिक श्वसनी ये आगे जाकर के फेफड़ों में जाते हैं। प्राथमिक श्वसनी फेफड़ों में जाकर छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है, और इन छोटी छोटी शाखाओं को कहते हैं प्राथमिक श्वसनी। छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है, जिनको कहते हैं द्वितीयक श्वसनी। क्या कहते हैं, द्वितीयक श्वसनी। और द्वितीयक श्वसनी फिर छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है, जिनको कहते हैं तृतीयक श्वसनी। तृतीयक श्वसनी कहते हैं। और फिर ये तृतीयक श्वसनी आगे जाकर श्वसनिकाओं में बढ़ जाती है, छोटी छोटी अनेक शाखाओं में बढ़ जाती है, जिनको कहते हैं श्वसनिका। देखो प्राथमिक श्वसनी शाखाओं में बढ़ जाती है द्वितीयक श्वसनी में, द्वितीयक श्वसनी तृतीयक श्वसनी में, और तृतीयक श्वसनी अनेक छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है, जिनको कहते हैं श्वसनिका। और ये श्वसनिका पूरे फेफड़े में फैली होती है, पूरे फेफड़े में फैली रहती है। और श्वसनी तथा श्वसनिका, श्वसनी और श्वसनिका दोनों मिलकर के, क्योंकि बहुत सारी जाल सा हो जाता है, तो श्वसनी और श्वसनिका दोनों मिलकर के एक वृक्ष समान संरचना बनाती है। और इनका अंतिम सिरा, इनका देखो ये अंतिम सिरा खुला हुआ होता है, कुपिका समान होता है। तो अंतिम सिरे पर क्या पाई जाती है, कुपिकाएं पाई जाती हैं, और इन कुपिकाओं से ही गैसों का विनिमय होता है। ये कुपिकाएं महत्वपूर्ण है। तो अपन कहें फेफड़े की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कुपिका कहते हैं। देखो हम यहाँ पे 3 प्रकार की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई के बारे में चर्चा कर चुके हैं। नंबर 1, शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका, और यकृत की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, पाली, और बात अपन करते हैं फेफड़े की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, कुपिका। ठीक है, ओके। और बताओ कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं फेफड़े। देखिए नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है फेफड़ा।
और ये फेफड़ा महत्वपूर्ण श्वसन अंग है। सबसे महत्वपूर्ण श्वसन अंग कौन सा है? फेफड़ा ही है। फेफड़ा ये दो है, दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा, ये दोनों एक इधर और एक इधर, ये वक्ष गुहा इनकी सुरक्षा है, ये पिंजरा है। ठीक है, तो देखिए फेफड़े क्या होता है? प्रमुख श्वसन अंग होते हैं जो लचीले, कोमल, हल्के गुलाबी रंग के और हृदय के पार्श्व में तथा डायफ्राम के ऊपर स्थित। फिर से सुनना एक बार कि फेफड़ा मुख्य श्वसनांग है जो कैसे होते हैं? लचीले, कोमल, हल्के गुलाबी रंग के होते हैं तथा फेफड़े जो है हृदय के पार्श्व में और डायफ्राम के ऊपर स्थित होते हैं। ये डायफ्राम है, इसके ऊपर दोनों फेफड़े होते हैं। ठीक है, स्थित होते हैं। जो वक्ष गुहा में, जो वक्ष स्थल में, वक्ष गुहा में दाएं और बाएं फेफड़ों में, ये दायां फेफड़ा बायां फेफड़ा दो भागों में बटे होते हैं, दाएं और बाएं, यानी ये दायां है और ये बायां। तो दाएं और बाएं दो भागों में बटे होते हैं, दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा, यानी कि वक्ष स्थल में ये फेफड़ा दाएं और बाएं फेफड़ों में बटे होते हैं। ये फेफड़े असंख्य सांस नलियों, देखो ये तीन मिल के बने होते हैं, ये सुनना, असंख्य सांस नलियों, ये बहुत सारी सांस नलियां, कुपिकाओं, इनका कुपिका से, और रक्त वाहिनियों, इनके चारों रक्त नलिकाओं का जाल होता है, रक्त वाहिनियों और अनेक कोशिका वाहिनियों और कोशिकाओं से बना होता है। फिर से सुनना, किन से बना होता है? सांस नलियों, कुपिकाओं, रक्त वाहिनियों, लसिका वाहिनियों और अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। दायां फेफड़ा जो है, दायां फेफड़ा 3 पालियों में विभक्त होता है, जबकि बायां फेफड़ा 2 पालियों में विभक्त होता है और प्रत्येक फेफड़ा स्पंजी ऊतक का बना होता है, यानी इसमें फैलने और सिकुड़ने की क्षमता होती है। जब अपन सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, छोड़ लेते हैं, छोड़ते हैं, तो इसमें फैलने और सिकुड़ने की क्षमता होती है, स्पंजी ऊतकों का बना होता है और जिसमें अनेक केशिकाएं, केशिका और कोशिका में अंतर, अनेक पतली पतली रक्त वाहिनियां इसके चारों ओर फैली होती हैं और ये फेफड़ा, प्रत्येक फेफड़ा लगभग 30 मिलियन कुपिकाएं पाई जाती है। प्रत्येक फेफड़े में कितनी कुपिकाएं पाई जाती हैं? लगभग 30 मिलियन, कितनी? 30 मिलियन कुपिकाएं पाई जाती है। और रुधिर से गैसों का विनिमय भी किसके द्वारा होता है? इन कुपिकाओं के द्वारा ही होता है। फिर से देखना एक बार, मैं श्वसन क्रिया की बात कर रहा हूं, ठीक है? हम नासा द्वार से सांस लेते हैं, फिर नासा द्वार किसमें खुलते हैं? नासा गुहा में, नासा गुहा नासा ग्रसनी में, नासा ग्रसनी मुख ग्रसनी में, मुख ग्रसनी कंठ ग्रसनी और कंठ ग्रसनी स्वरयंत्र में, कंठ में, और उसके बाद में श्वास नली, श्वास नली किसमें? श्वसनी में। फिर से सुनाई दो, देखो आराम से देखो, हम जब वायु लेते हैं तो वो जाती है कहाँ? नासा द्वार, और नासा द्वार किसमें खुलते हैं? नासा गुहा में। नासा गुहा किसमें खुलती है? नासा ग्रसनी में। नासा ग्रसनी किसमें खुलती है? मुख ग्रसनी में, ठीक है? मुख ग्रसनी कंठ ग्रसनी में और कंठ ग्रसनी सांस नली में, ठीक है? और सांस नली श्वसनी में। श्वसनी यानी कि अपन ये कहें इसको प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी और तृतीयक श्वसनी। और श्वसनी लास्ट में किसमें खुलती है? श्वसनिका में। और श्वसनिका का अंतिम सिरा खुला होता है, उसको क्या कहते हैं? कुपिका। कुपिका से वायु, कुपिका कोष से होती हुई कहां चली जाती है? रुधिर वाहिका में। और रुधिर वाहिका से
रक्त में चली जाती है और रक्त इनको कहां पहुंचाता है, पूरे शरीर में संचित करता है। परिसंचरण का काम, परिसंचरण द्वारा ये शुद्ध वायु जो है ऑक्सीजन ये कहां पहुंच जाती है, ऊतकों और अंगों तक। और ऊतकों और अंगों में जाकर के खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। तो ऑक्सीकरण से एटीपी और CO2 मुक्त होती है। उस CO2 को वापस रक्त अपने आप में घोल करके और वापस कहां आ जाता है, हार्ट में हृदय में आता है। और हृदय से फेफड़े तक कौन लाता है इसको, फुफ्फुस धमनी। क्योंकि केवल एक मात्र फुफ्फुस धमनी ही ऐसी है जिसमें अशुद्ध रक्त रहता है। बाकी धमनी की बात करें तो धमनी में शुद्ध रक्त की प्रवाही। तो ये था अपना श्वसन तंत्र। आज अपना ये श्वसन तंत्र में ऊपरी श्वसन तंत्र और निचला श्वसन तंत्र कंप्लीट हुआ। कल अपन पढ़ेंगे श्वसन मांसपेशियां और श्वसन की क्रिया। ठीक है, ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा, यानी लेसन नहीं, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आशा करता हूं कि आप इनको लगातार पढ़ते रहिए। हम आपको ध्यानपूर्वक सुनना, देखिए हम आपको एक एक टॉपिक, पूरी बुक का एक एक टॉपिक आप तक उपलब्ध कराएंगे। जब तक ये कोरोना की महामारी जब तक चलती है तब तक आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और ऑनलाइन पढ़िए। हम आप तक रोज एक एक टॉपिक पहुंचाएंगे। हैव ए नाइस डे, थैंक यू। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए और लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।